कुतुब मीनार के 5 फ्लोर्स का हिसाब ये है। 5 जो फ्लोर है, 3 बिलोंग्स टू 3 वर एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, 1 इल्तुतमिश, 1 फिरोज तुगलक, रजिया सुल्तान। नाउ रजिया सुल्तान इज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम इश्क ना करते तो हुकूमत करते। 1206 में क्या होता है दैट मोहम्मद गौरी जो है वो उसकी मार दिया जाता है। बेसिकली मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, सो मार दिया जाता है। एंड देयर आफ्टर जो भी उसके एक्चुअली पहले ही जा चुका था सेंट्रल एशिया की तरफ, और जब वो यहाँ से जा रहा था कुछ समय तो रुका, उसके बाद वो यहाँ से चला गया। और जब वो यहाँ से जा रहा था तो इंडिया में जितना उसका पोजेशन था, जो भी उसके पास पोजेशंस थे, उन सब को वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जिम्मेदारी कि तुम अभी इन सब के इंचार्ज हो, इस नाम से जो है वो ये चीज़ों की जिम्मेदारी देके चला जाता है। ओवरऑल फिर क्या होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर करके इस्टेब्लिश करता है दिल्ली सल्तनत। और क्योंकि स्लेव थे तो इनको मामलुक कहा जाता था, हेंस इट वाज कॉल्ड एज मामलुक डायनेस्टी। फाइन। अब ये डायनेस्टी लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 84 ईयर्स रफली। सो 1206 टू 1290 जो है इनका टाइम पीरियड रहा मामलुक्स का, स्लेव डायनेस्टी का। एंड ये जो डायनेस्टी का पहला रूलर था, इट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक हु रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210। द फर्स्ट रूलर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक हु रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210। इसके बारे में आपको सिर्फ 3-4 बातें याद रखनी। पहला, नंबर 1 तो हमने देख लिया दैट ही वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। ठीक है, ही वाज स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके बारे में जो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे पहले दैट ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, पहली चीज़। सेकेंड, ही कंस्ट्रक्टेड द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क विच इज़ नियर कुतुब मीनार। ठीक है, 2 चीज़ें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा विच इज़ इन अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा विच इज़ इन अजमेर। सो ये 3-4 मेजर कंस्ट्रक्शन इसके आपको ध्यान रखने। उसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार में जो बनाया गया है, इट इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसके नाम पे नहीं है। इट इज़ ऑन द नेम ऑफ अ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुब मीनार जो नाम रखा गया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं रखा गया है, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस दौर के बहुत बड़े, जिनका ये एक तरीके से डिसाइपल था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने जो है ऐबक ने जो है इस कुतुब मीनार का नाम उस पर रखा। इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके उस पे जो है, उनके ऑनर में जो है उसने कुतुब मीनार बनाया। अच्छा, कुतुब मीनार की कहानी और है। विल सी देयर आर 5 स्टोरीज, 5 उसमें वो है। फर्स्ट 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, 4th इल्तुतमिश, 5th फिरोज तुगलक। सो कुतुब मीनार के 5 फ्लोर्स का हिसाब ये है दैट फर्स्ट 3 वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कंप्लीट नहीं माना गया था क्योंकि पहले उसमें जो है सिर्फ 4 मंजिलें कंस्ट्रक्ट होनी थी। सो द 4th फ्लोर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, फिर फिरोज तुगलक के दौर में एक सीवियर अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से कुतुब मीनार में क्रैक्स पड़ गए। ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने ना सिर्फ उसका रेनोवेशन कराया बल्कि एडेड 1 मोर फ्लोर टू दैट। 5 जो फ्लोर हैं, 3 वर एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, 1 इल्तुतमिश, 1 फिरोज तुगलक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है उसका बेटा आराम शाह जो है नेक्स्ट रूलर बनता ही, वो सक्सीडेड बाय हिज सन आराम शाह। बट प्रॉब्लम ये था कि आराम शाह हिमसेल्फ वाज अ वेरी वीक काइंड ऑफ रूलर, और उसको नोबिलिटी पसंद नहीं करती थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन हो जाती है। तो नोबिलिटी डिसाइड करती है कि उसका जो सन इन लॉ है, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसका जो सन इन लॉ है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसको ये लोग बुलाते हैं और कहते हैं कि नाउ यू बी द नेक्स्ट रूलर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देने की शुरुआत करी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। वे ममलूक गुलाम वंश से संबंधित थे जिसे इलबरी वंश भी कहा जाता है। वह मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे जो दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। इल्तुतमिश ने
एक बिखरे हुए क्षेत्र को एक संगठित और केंद्रीकृत साम्राज्य में बदल दिया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने सत्ता को मजबूत किया, दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया, खलीफा से मान्यता प्राप्त की और एक सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण किया, जिससे एक स्थिर और स्थायी साम्राज्य की नींव रखी गई। So again, he was also a slave. He was also a slave and son-in-law of Qutbuddin Aibak. ये भी एक slave था, लेकिन he was son-in-law of this. अच्छा, so he defended against. अब इसके टाइम पे मंगोल इन्वेजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हो गया। इसके टाइम पे क्या हुआ, मंगोल इन्वेजन बहुत ज़्यादा आ रहा था। मंगोल्स वर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हिज टारगेट वाज टू डिफेंड देम, और इसके लिए ये एक एडवाइजरी ग्रुप बनाता है, उसका नाम था तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी 40 प्रभावशाली तुर्की अमीरों या सैन्य नेताओं का एक समूह था जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। यह एक सलाहकार और प्रशासनिक परिषद के रूप में कार्य करता था, लेकिन बाद में यह बहुत शक्तिशाली हो गया और अक्सर दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकार और शासन में हस्तक्षेप करने लगा। ये क्या करता है, एक एडवाइजरी ग्रुप बनाता है जिसका नाम था तुर्कान चहलगानी, यानी कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश, इट वाज अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स, जिनका काम था टू एड एंड एडवाइज हिम अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। प्राइमरी टारगेट क्या था, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इनकी, टू एड एंड एडवाइज अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। अब ये जो तुर्कान चहलगानी आगे चल के ये बहुत खतरनाक खेल खेलेंगे, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी कहानी है, दिस इज अ पावर स्ट्रगल बिटवीन नोबिलिटी एंड द रूलर्स। कभी नोबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगा, कभी रूलर स्ट्रांग हो जाएंगे। तुर्कान चहलगानी विल बी ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स टू एड एंड एडवाइज द किंग। फाइन, सो दिस वाज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये 1280 की पोजीशन है, तो ये स्लेव डायनेस्टी इस तरफ था, राजपूत, यादव, काकटियाज, होयसालास, ये सारे कंटेम्प्रेरी थे, और ये जो अपने पुराने किंगडम्स पढ़ रहे थे वो सारे अब जा चुके हैं। हम जो पुराने किंगडम्स पढ़ रहे थे वो सारे जा चुके हैं। यहाँ पे अब आपको नए रूलर्स जो है वो दिखेंगे, और ये यहाँ तक है, खैबर पास, ये बिल्कुल ये इंडस तो को क्रॉस करके उस तरफ तक, एंड हियर इट वाज गजनी। सो यहाँ से जो है वो इल्तुतमिश कंप्लीटेड, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो 4 साल में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सुल्तान बनने के बाद 4 साल में उसकी डेथ हो गई, तो इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। बट व्हाई आई टोल्ड यू दैट ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर, व्हाई, बिकॉज yes, he started or he set up the administrative machinery for the, so he built mosque, waterworks, so ये यहाँ पे अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। Important, he introduced 2 coins in the Sultanate, the silver टंका and the copper जीतल। अब यहाँ पे इन्होंने कॉइनेज सिस्टम की भी शुरुआत की, मतलब इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट्स भी ठीक है, तो ये अब अपनी इकोनॉमी भी चला रहे हैं। इन्होंने कॉइनेज सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया। जो इक्तदारी हमने देखा था मुल्तान और सिंध में चल रही थी, इक्तदारी बताई थी, तो वो इक्तदारी जो वहाँ पे चल रही थी वो उसने दिल्ली सल्तनत में भी इंट्रोड्यूस की। एंड 1236 ही डाइड, और अच्छा खासा एक फाउंडेशन उसने ज़रूर बना दिया था। 1236 ही डाइड, एंड इनिशियली ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रुकनुद्दीन फिरोज, बट फिर वही चीज़ हुई कि रुकनुद्दीन फिरोज वाज नॉट एबल इनफ, देन ही वाज रिप्लेस्ड बाय हिज सिस्टर रजिया सुल्तान। नाउ रजिया सुल्तान इज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर of Delhi. First woman, Razia Sultan. Only woman, Razia Sultan. Now imagine 1236 में वो जो है, so कुतुबुद्दीन ऐबक छोटे से पीरियड के लिए आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर थोड़े से पीरियड के लिए 6 months roughly it was रुकनुद्दीन फिरोज, then his sister Razia Sultan, then his sister Razia Sultan. Now Razia Sultan also ruled for 4 years, but she was no doubt she was an efficient ruler, और ये इल्तुतमिश भी कहता था कि मेरा सबसे काबिल बेटा जो है वो रजिया है, मतलब ऑल ओवर ऑल पीरियड इतनी बड़ी पोजीशन पे कोई नहीं आया। रजिया सुल्ताना, जिन्हें रजिया अल दीन के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं, जिन्होंने 136 से 140 ईस्वी तक शासन किया। वे ममलुक वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थीं, और उनकी बुद्धिमत्ता व प्रशासनिक क्षमताओं के कारण उनके पिता ने उन्हें उत्तराधिकारी चुना था। जमालुद्दीन याकूत, जो एक हबशी अफ्रीकी गुलाम था, के साथ उनके करीबी संबंध और शक्तिशाली अमीरों के साथ संघर्ष उनके पतन का कारण बने
और 1240 में उनकी मृत्यु हो गई। But she had to face certain, gender biasness as well. जैसे तुर्कान चहलगानी में बहुत से लोग ऐसे थे जिनको दिक्कत थी कि वो किसी औरत के आगे जो है वो झुक के सलाम करें, वो दिक्कत थी। फिर जो रिलीजियस क्लरिक्स थे, जो क्लर्जी था, वो नाराज था बिकॉज शी लेफ्ट पर्दा एंड शी स्टार्टेड टू कम, शी वॉज लीडिंग मिलिट्री एक्सपीडिशंस। सो मल्टीपल जो है बहुत ज़्यादा जो है उसको उसके एक इंटरनल जो है उसके अगेंस्ट एक वेव बनने लगी, इंटरनली उसके अगेंस्ट एक वेव बनने लगी विच वॉज नॉट इन फेवर। हम नोबिलिटी उसे पसंद नहीं कर रही थी, नोबिलिटी उसे पसंद नहीं कर रही थी। अच्छा, अब इस दौरान क्या होता है, अच्छा यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे ना, ये जितने रूलर्स थे, इनमें भी रेसिज्म था। इस्लाम में रेसिज्म नहीं है, लेकिन यहाँ जो लोग थे ना ये रेसिस्ट थे। तो जो तुर्की मुसलमान थे वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबिसीनियन मुस्लिम्स, जिनको स्लेव बना के लाया जाता था। जो टर्किश थे ना, जो उस तरफ से मुसलमान आ रहे थे, हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो वो कुछ गिनते ही नहीं थे, बोले वो तो यू आर गुड फॉर नथिंग। हाँ, क्योंकि यू आर नॉट, यू आर लाइक यू आर द वन हु हैव कन्वर्टेड, वी आर समवन हु ओरिजिनल। तो वो ये कह के जो है रेसिज्म, और वो ये मानते थे कि जिसका कलर फेयर है वही अच्छा है, जो डार्कर द स्किन इज इंफीरियर। अब यहाँ पर क्या होता है, एक छोटी सी कहानी इंटरेस्टिंग सी। यहाँ पर क्या होता है, रजिया सुल्तान जो है वो एक एबिसीनियन स्लेव होता है, उसका नाम होता है याकूत। एबिसीनियन मतलब वो इथोपिया से था, वो नीग्रो था, डार्क स्किन था। बट वो याकूत को क्या करती, ग्रेजुअली प्रमोट करते करते उसको उस पोजीशन पे पहुंचा देती है जहां तक कोई भी वाइट स्किन जो है वो उसको टॉलरेट नहीं कर रहा था। ही वॉज मेड आमिर आखुर। आमिर आखुर वॉज अ पोजिशन विच वॉज फॉर द इंचार्ज ऑफ द रॉयल हॉर्सेस। आमिर आखुर इंचार्ज फॉर रॉयल हॉर्सेस, और ये बहुत ही हायर पोजीशन मानी जाती थी। सो बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे जिनको ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी, बहुत सारे ऐसे नोबल्स थे जिनको एक्सेप्टेबल नहीं थी। एक्चुअली शी फेल इन लव विद रजिया, याकूत के साथ। स्लेव था लेकिन वो आमिर आखुर भी तो बन गया था, रजिया ने इसीलिए तो बनवाया था। अब ये क्या करते हैं, पंजाब का गवर्नर होता है मलिक अल्तूनिया। कहानी सुन लो बस, सारी कहानी आके समझ में आएगी। पंजाब का गवर्नर होता है मलिक अल्तूनिया। मलिक अल्तूनिया को ये कहते हैं कि तुम बगावत करो। इधर जो दिल्ली में नोबिलिटी बैठी है, ये तुर्कान चहलगानी जो बैठी है, कहती है कि तुम बगावत करो। ये बगावत करता है। अच्छा, जब ये बगावत करता है तो रजिया जो है, बिकॉज शी यूज टू लीड द मिलिट्री एक्सपीडिशंस, ये और याकूत को लेती है, बोलते चलो हम रेबेलियन को क्या करने जा रहे हैं, सप्रेस करने चल रहे हैं, वहाँ पे बगावत हो गई, हम उसे दबम, ठीक है। ये जब जाते हैं तो दिस वॉज प्लान्ड। रास्ते में याकूत का कत्ल कर दिया जाता है और रजिया सुल्तान को कैप्चर करके उधर भेज दिया जाता है। यहाँ क्या होता है, इट वॉज मुइजुद्दीन बहरम शाह, जो उसका दूसरा भाई होता है, ही टुक कमांड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। मलिक अल्तूनिया रजिया को जेल में डाल देता है। रजिया को पता चलता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी। अब शी वांटेड टू कम आउट, बट हाउ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो व्हाट शी डिड, शी सेंट अ मैरिज प्रपोजल टू मलिक अल्तूनिया। शी सेंट अ मैरिज प्रपोजल टू मलिक अल्तूनिया दैट विल यू मैरी मी। मलिक अल्तूनिया को लगता है ठीक है यार, बढ़िया है, लॉटरी लग गई, वो मान जाता है। मलिक अल्तूनिया के साथ उसकी शादी होती है और ये दोनों जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। रास्ते में इन दोनों के ऊपर अटैक होता है और ये दोनों मार दिए जाते हैं। यही जो नोबिलिटी थी, मुइजुद्दीन बहरम शाह जो उसका भाई था, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम इश्क ना करते तो हुकूमत करते। वो बाहर निकलने के लिए ही प्रपोजल था, लेकिन वो इश्क तो याकूत से कर बैठी थी। प्रॉब्लम तो वहां शुरू हुई ना। प्रॉब्लम जो एंड दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी, और इवन यू कैन फाइंड फ्यू मूवीज ओवर दिस। तो ये तो मैंने ये शेर मैंने रजिया के लिए नहीं पढ़ा, ये शेर मैंने मलिक अल्तूनिया के लिए पढ़ा कि हम इश्क ना करते तो हुकूमत करते। एंड दिस इज हाउ रजियाज लाइफ। द नेक्स्ट नोटेबल रूलर हियर वाज गियासुद्दीन बलबन। सो फिर लंबे मतलब नॉट सिग्निफिकेंट एट दिस स्टेज, जब जीएस में पढ़ोगे तो पढ़ना, नसीरुद्दीन महमूद भी आएगा, बहुत सारे रूलर्स आएंगे, 3-4 आएंगे, बट दे वर नॉट सिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर हियर इज गियासुद्दीन बलबन। अगर हम दिल्ली सल्तनत के 3 रूलर्स, टॉप 3 सारे मतलब 5 डायनेस्टीज में से देखें, 5 डायनेस्टीज में से टॉप 3 को देखें,
तो बलबन मतलब इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ये तीन टॉप थ्री। ठीक है। अच्छा, अब बलबन इज नोन फॉर कंसोलिडेटिंग दैट पोजीशन। बलबन तुर्कान चहलगानी से आता था। ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद वाज ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश, जो बलबन से पहले दिल्ली का सुल्तान था। नसीरुद्दीन महमूद वाज ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश, जो बलबन से पहले दिल्ली का सुल्तान था। बलबन उसका वजीर था, सेकंड इन कमांड। बलबन उसका वजीर था। अब बलबन ने मौके का फायदा उठाया, नसीरुद्दीन महमूद की बेटी से शादी करी। ठीक है। और जब नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई तो खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। बलबन आता था तुर्कान चहलगानी से, तो उसने बोला भाई साहब सबसे पहले तुर्कान चहलगानी ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ से आ रहा हूँ, अगर वहाँ से आके मैं सुल्तान बन सकता हूँ किसी को हटा के, तो कल को वो बगावत करके मुझे भी हटा सकते हैं। तो बलबन एंडेड तुर्कान चहलगानी, पॉइंट ध्यान रखना। एस्टैब्लिश बाय इल्तुतमिश, एंडेड बाय बलबन, पहली चीज। दूसरी चीज, बलबन वाज ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन मतलब आयरन। व्हेन वी से पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इट मीन्स कि छोटी से छोटी गलती की बड़ी से बड़ी सजा, सो दैट एवरीवन इज फॉलोइंग इन लाइन, सो दैट एवरीवन इज फॉलोइंग इन लाइन। सो छोटी से छोटी गलती की बड़ी से बड़ी सजा, ये उसने ऑप्ट किया। उसने नौरोज़ फेस्टिवल को इंडिया में शुरुआत की, जो पर्शियन फेस्टिवल था उसकी शुरुआत उसने इंडिया में की। उसके अलावा उसने जो है एक सिस्टम स्टैब्लिश किया विच वाज सजदा, मतलब अगर आप सामने जा रहे हो बादशाह का तो यू हैव टू प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। सेकेंड, ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पैबोस। बोसा पर्शियन में कहते हैं किस को। सो यू हैव टू किस द फीट ऑफ द किंग एज अ पार्ट ऑफ ऑनर। मतलब ही मेड किंग द लार्जर देन लाइफ फिगर। उसने राजा की पोजीशन को इतना स्ट्रेंथन कर दिया था और इतना बड़ा बना दिया था। सो सजदा और पैबोस कभी आएगा एग्जाम में तो वो बलबन ने शुरू किया। नौरोज फेस्टिवल बलबन ने शुरू किया। फाइन। खैर, बलबन आफ्टर हिज डेथ हिज सन कैकुबाद सक्सीडेड हिम, हिज ग्रैंडसन, सॉरी। सो बलबन की डेथ होती है। बलबन की डेथ के बाद उसका ग्रैंडसन जो है ही सक्सीडेड एज द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। एंड फाइनली जो है कैकुबाद की भी डेथ हो जाती है। उसका 3 साल का बेटा शमसुद्दीन कयूमार जो है वो बाय डिफॉल्ट बिकम द नेक्स्ट सुल्तान। दिल्ली में फ़ायदा हुआ, दिल्ली में रूलर या रॉयल्टी जो है वो कमज़ोर हुई। फ़ायदा कौन उठाएगा? नोबिलिटी। गवर्नर होगा कहाँ का? दिस वन, ही वाज आई थिंक मुल्तान का या पंजाब का गवर्नर था, जलालुद्दीन खिलजी। यस, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि दिल्ली पे तब कोई स्ट्रॉन्ग रूलर बैठा नहीं है, वो आता है, कब्जा करता है एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ऑल्दो ही किल्ड अ 3-year-old इन ऑर्डर टू गेट टू द थ्रोन। बाद में बोलता नहीं पीस, अब हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। नो, अंडरस्टैंड दिस, ही वाज कॉल्ड एज क्लीमेंसी जलालुद्दीन। क्लीमेंसी एज इन दयावान। उसने अपना जो उसका रूल था उसको इस तरीके से स्टैब्लिश किया दैट ही वाज कॉल्ड एज क्लेमेंसी, क्लेमेंट जलालुद्दीन, दयावान। और यहां से शुरुआत होती है खिलजी डायनेस्टी की। ठीक है। अब यहां पर भी जो है जब वो आता है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो इसको भी थोड़े बहुत रिवोल्ट झेलने पड़ते हैं। मलिक छज्जू का रिवोल्ट होता है कारा में। ही वाज बलबन का भतीजा था वो, मलिक छज्जू बलबन की फैमिली से आता था। तो वो चैलेंज करता है कि हाउ कैन यू, तो वो उसको सप्रेस करता है, उसके अलावा मंगोल इन्वेजन्स को सप्रेस करता है। अल्टीमेटली कारा एज एन नियर इलाहाबाद, कारा का जो इंचार्ज है वो बनाता है अलाउद्दीन खिलजी को, हु वाज हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ। अलाउद्दीन खिलजी को क्या बनाता है? कारा का गवर्नर। कारा एज एन इलाहाबाद वाला जो रीजन है, दैट रीजन उसको इसको क्या नाम है, गवर्नर। अच्छा, ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ, तो वो देवागिरी तक अटैक करता है। ठीक है। जब वो देवागिरी पे अटैक करता है तो एज अ गवर्नर, तो उसका काम था वापस दिल्ली आना। वो दिल्ली ना आके कारा में ही रुक जाता है। जलालुद्दीन खिलजी को ये बात पता चलती है दैट अलाउद्दीन खिलजी, अब जलालुद्दीन खिलजी से भी कुछ लोग खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट अप्रोच। जलालुद्दीन खिलजी से भी कुछ लोग खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्ट अप्रोच। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ये अलाउद्दीन खिलजी, वो मूवी देखिए पद्मावत, उसके स्टार्टिंग में सारी कहानी बिल्कुल एब्सोल्यूट है कि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ही कत्ल करता है धोखे से।
and he declared himself as the next Sultan of Delhi. Yes. So you can see this was the Tughlaq dynasty, Khilji dynasty, I'm sorry. जितना रीजन है it was खिलजी डायनेस्टी. तो तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. 1290 to 96 जलालुद्दीन खिलजी, 96 to 1316 अलाउद्दीन खिलजी, 1316 to 1320 कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. तीन लोग ही जो है इस डायनेस्टी में रूल करेंगे. सो अलाउद्दीन खिलजी रूल्ड फ्रॉम 1296 to 1316. He conquered everything that came in his way. Alauddin Khilji conquered everything that came in his way. Be it, as you can see, मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी, जालौर, रणथंबोर. और इसके तीन इंपॉर्टेंट जनरल थे. एक था उलुग खान, एक था नुसरत खान और तीसरा था मलिक काफूर. तीन इंपॉर्टेंट इसके मिलिट्री जनरल थे जो सारा एक्चुअल में जो काम कर रहे थे ये कॉन्कर का, वही तीन लोग मिलके कर रहे थे. कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा था, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा था. एंड यू कैन सी, सो Alauddin Khilji invaded south and he was the first Sultan of Delhi Sultanate to invade in south. He was the first Sultan of Delhi Sultanate to invade, to make an invasion on south. Fine. So he defeated Pratap Rudra II of Warangal, Ramchandra Deva, the Yadava king of Devagiri, and Veer Ballal III, the Hoysala king. तो साउथ के भी राजाओं को ये हराता है. Fine. And he reached up to Rameshwaram. Yes. He reached up to रामेश्वरम. लेकिन उसका ये सारा साउथ का मिलिट्री एक्सपीडिशन कौन देख रहा था? मलिक काफूर. ये मलिक काफूर ही होता है जो काकटियास को हराता है, काकटियास के मंदिर पर अटैक करता है और वहाँ उसको मूर्ति के अंदर एक ना चमकदार चीज़ दिखती है, वो मूर्ति तोड़ता है, उस चीज़ को निकालता है और लाके अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है. लेटर दैट चमकती हुई चीज़ केम टू बी नोन एज कोहिनूर. यस, तो कोहिनूर की कहानी शुरू होती है यहाँ से. तो इट वॉज embedded in the eye of a statue of an idol of a deity. तो मंदिर के अंदर मूर्ति और मूर्ति की जो है ऊपर ये पत्थर लगा हुआ था, which was कोहिनूर. थी काकटियास के पास था. मलिक काफूर उसे लेता है और अलाउद्दीन खिलजी को देता है. अलाउद्दीन खिलजी से लेके हुमायूं तक ये मुगल्स, ये दिल्ली में रहेगा. वहां से फिर ये पर्शिया चले जाएगा. ठीक है, पर्शिया से फिर ये कश्मीर आएगा, कश्मीर से ये पंजाब आएगा, पंजाब में इसे अंग्रेज छीन के लंदन भेज देंगे. मतलब बीच में गायब भी होगा. फिर ये आएगा, मतलब पर्शिया जाएगा, अच्छा नहीं, पर्शिया जाएगा, पर्शिया के बाद ये 100-150 साल गायब हो जाएगा. फिर ये मिलेगा शाहजहां को. समन विल सेल इट टू शाहजहां. शाहजहां इसे लगाएगा तख्त ताउस में, वहां से ये दिल्ली में फिर वापस आएगा और ये रहेगा टिल मोहम्मद शाह रंगीला. मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम तक, यानी जब तक नादिर शाह अटैक नहीं करेगा, तो नादिर शाह इसे चुरा के ले जाएगा यहाँ से वापस पर्शिया. पर्शिया के बाद दोबारा पर्शिया पहुँचेगा, फिर वहाँ से ये पहुँचेगा कश्मीर. कश्मीर से आएगा राजा रंजीत सिंह के पास, हु वॉज द रूलर ऑफ पंजाब. राजा रंजीत सिंह से आएगा दिलीप सिंह के पास और दिलीप सिंह से इसे छीनेगा डलहौजी. और डलहौजी इसे फिर भेज देगा कहाँ? लंदन. कहानी शुरू की थी मलिक काफूर ने. ओके, कमिंग बैक. सो ये जो है, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इन्वेड साउथ. फाइन. बहुत सारे साउथ के ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इस पे इसको अलाउद्दीन खिलजी को, उसका सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया और कहा कि आप, हम जैसे हम आपके फ्यूडिटरी बन जाते हैं, मतलब हम आपको जो है वो ट्रिब्यूट देते रहेंगे, हम आपको रेवेन्यू ट्रिब्यूट देते रहेंगे, आप हम पे अटैक मत करना. ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ही फॉलोड द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ द किंगशिप. वाइन के ऊपर बैन लगा दिया क्योंकि उसको पता था सबसे ज्यादा खतरा किससे है? नोबिलिटी से. उसे ये चीज बहुत क्लियर थी कि सबसे ज्यादा खतरा किससे है? नोबिलिटी से. तो नोबिलिटी की पार्टीज पे बैन लगा देता है, उनके मैरिज अलायंस पे बैन लगा देता है कि नहीं, आपस में शादी नहीं करोगे तुम. जो है ये जो कोर ब्यूरोक्रेसी है वो आपस में क्या करेगा? दे विल नॉट. लाइक ही बैंड सोशल पार्टीज, वाइन. अच्छा, इसने दो सिस्टम, मिलिट्री को इफेक्टिव बनाने के लिए इसने दो सिस्टम यूज किए. वन वॉज कॉल्ड एज दाग, अनदर वॉज कॉल्ड एज चेहरा. होता क्या था? सिपाही को घोड़ा अलॉट होता था, हॉर्स अलॉट होता था, विच वॉज ऑफ हायर ब्रीड. शाही उसमें तो अच्छी ब्रीड का घोड़ा होगा ना,
वो क्या करते थे, इस घोड़े को बाहर ले जाके बेच देते थे और कम छोटी कमजोर नस्ल का घोड़ा अपने पास मेंटेन करते थे। तो उसने ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेस, दाग गरम करके वो हॉर्सेस के और उसके मार्क लगाते हैं। दैट प्रोसेस वाज स्टार्टेड बाय हिम, दाग। सेकेंड प्रोसेस ही स्टार्टेड वाज चेहरा। चेहरा, अब उस टाइम आई कार्ड तो थे नहीं, कैमरा तो थे नहीं, लेकिन कभी वो सुना है गुमशुदा की तलाश? देखा है? देखा है? लिखा पोस्टर, हाँ, फोटो के अलावा भी लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वांटेड नहीं, मिसिंग। हाँ, चेहरा, चेहरा गोल है, रंग ऐसा है, रंग गेहुआ है, इस कलर की शर्ट है, आईज ऐसी हैं, इस आंख के नीचे तिल है, सिर के, देयर इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। यही हर सोल्जर का लिखा जाने लगा। So that was the process of maintaining a descriptive identity role of the soldiers, which was called as चेहरा। तो हर सोल्जर का जो है डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था, ऐसा 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 शेप का फेस है, ऐसी बियर्ड है, ऐसी आंखें हैं, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये रंग है, ताकि आर्मी, एंड ही वाज द वन हु मेंटेन्ड स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब पहले क्या हो रहा था, इक्तदारी चल रही थी, तो जब जरूरत पड़ती थी तब आर्मी को बुलाया जाता था, लेकिन ही मेंटेन्ड अ स्टैंडिंग आर्मी। मतलब हमेशा उसने एक स्टैंडिंग, जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ भी देखोगे तो स्टैंडिंग आर्मी है, मतलब ठीक है। अच्छा, ही अबॉलिश द जागीर सिस्टम और पेड द सैलरीज इन कैश। तो वो जागीरों के थ्रू जो सिस्टम चल रहा था कि जागीरदार के पास नॉर्मली क्या होगा, हाँ, मतलब वो जागीर होगी और जरूरत पड़ने पे वो क्या करेगा, फंडिंग नहीं करेगा, आर्मी भिजवाएगा। हाँ, मतलब आर्मी की फंडिंग करेगा, वो पैसे नहीं भिजवाएगा, वो क्या करेगा, वो आर्मी भेजेगा और उसके बदले वो क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। इसने सिस्टम बंद करा का नहीं, सैलरी कैश में मिलेगी और कितनी सैलरी होगी, 234 टकाज अ ईयर, एडिशनल 78 अगर आप दो नो। And he established this institution which was called as Ariz-e Mamalik. Ariz-e Mamalik was the chief recruiter of the soldiers. Alauddin Khilji introduced scientific method of measurement of the land assessment. तो land revenue को assess पहले ऐसे ही कर दिया जाता था, लेकिन he introduced a proper method to assess the land revenue. He imposed heavy taxes on सरदार, जागीरदार and ulama. Now, मतलब इसने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत की। तीन तरीके के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब सबको बराबर टैक्स लेवल रहेगा, रिग्रेसिव मतलब लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स कम होता जाएगा, और प्रोग्रेसिव मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। जैसे भी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स को देखोगे, जैसे जीएसटी को देखोगे, तो वो रिग्रेसिव नेचर का है, अमीर पे इम्पैक्ट कम है, गरीब पे इम्पैक्ट ज्यादा है। जो कम कमा रहा है उस पर जीएसटी का इम्पैक्ट ज्यादा है, जो ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर जीएसटी का इम्पैक्ट कम है। अब मान लो आपने एक सामान खरीदा, आपने एक फोन खरीदा, मान लो आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए, उस पर 28% जीएसटी लगा मान लो, ठीक है। अब आपकी इनकम का 28,000 और सेम फोन मिस्टर अंबानी ने खरीदा, उन पे भी 28,000 रुपए का 28% जीएसटी लगा। अब आपके लिए 28,000 का मतलब कुछ और है और उनके लिए 28,000 इज मतलब नथिंग का भी नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है। तो किसके ऊपर जीएसटी का इंपैक्ट ज्यादा पड़ा, कम इनकम वाले पे, ज्यादा इनकम वाले पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर, कहने को देखने को लगता है कि वो प्रोपोर्शनल है, कि सब पे बराबर लग रहा है, लेकिन उनका जो इंपैक्ट होता है वो रिग्रेसिव होता है। खैर, सो ही इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस ऑन सरदार, जागीरदार एंड उलमा, मतलब इसने जो ज्यादा कमा रहे थे उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया। अच्छा, जजिया वॉज इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम्स, दे हैड टू पे अलॉन्ग विद अदर टैक्सेस लाइक पिलग्रिमेज टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय। तो पिलग्रिम पे जा रहे तो टैक्स देना, हर चीज पे उसने क्या कर दिया, टैक्सेशन इंप्लीमेंट कर दिया। सैलरी जो है वो बढ़ा दी, एंड लैंड रेवेन्यू को उसने, अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसने क्या किया, इसने देखा कि किसानों के साथ जो है, ठीक है, अगर हम टैक्स लगा रहे हैं तो वी नीड टू गिव देम समथिंग। इसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, विच वॉज कॉल्ड एज, ऑफिस एस्टैब्लिश किया विच वॉज कॉल्ड एज शाहनाए मंडी। शाहनाए मंडी क्या था, जैसे आज के टाइम पे वो होता है जहां पे किसी घर खेती किसानी होती है, नीलामी नहीं,
कृषि उपज मंडी जो होती है ये यहां से शुरू होता है. दैट वाज द कंसेप्ट. एमएसपी का कंसेप्ट देने वाला अलाउद्दीन खिलजी था. एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला, जो आज के टाइम पे इतना इशू है, उसकी शुरुआत यहां से होती है. अलाउद्दीन खिलजी स्टैब्लिश शाहनाई मंडी. उसने कहा हर किसी को शाहनाई मंडी में आके रजिस्टर करना जरूरी है. अगर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहां पे ट्रेड नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिफोर द गुड्स विल बी सोल्ड एट फिक्स्ड रेट. दिस इज व्हाट एमएसपी इज. मंडी स्टैब्लिश करी, मंडी में एक ऑफिसर बैठाया, उससे कहा कि सबको देखो, रजिस्टर करो, और जो भी ट्रेडिंग होगी वो फिक्स प्राइस पे होगी. फिक्स प्राइस मतलब हर क्रॉप का प्राइस क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया. एक इतने पे होगी, इससे ज्यादा. इससे क्या हुआ, प्राइस कंट्रोल हुआ, किसानों को सही जो मिलने लगा. सो ही, ठीक है, मूवीज और कॉमन पार्लेंस में जो है अलाउद्दीन खिलजी को जैसा भी दिखाया जाता हो, बट इन रियलिटी उसके जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थे, उसके एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, जिसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया. इसलिए मैंने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी. इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी. अच्छा, उसके बाद जो है 2 सक्सेसर्स हुए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसीरुद्दीन खुसरो शाह. नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है. अच्छा, जैसे ही 1320 में देखता है कि ये लगता है कि दिल्ली का जो रूलर है वो क्या हो गया है, कमजोर हो गया है. दिल्ली का रूलर जो है वो कमजोर हो गया है. तो वो क्या करते हैं, पंजाब का गवर्नर होता है गाजी मलिक. फिर वही नोबिलिटी फायदा उठाएगी, दिल्ली कमजोर हुआ, नोबिलिटी फायदा उठाएगी. गाजी मलिक जो कि गवर्नर था कहाँ का, दिल्ली का. गवर्नर कहाँ था, दिल्ली का. वो क्या करेगा, वो इस मौके का फायदा उठाएगा एंड ही विल रीच टू दिल्ली और कब्जा कर लेगा एंड विल स्टैब्लिश, विल फाउंड द तुगलक डायनेस्टी.